बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात फंड्स के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। इस इजलास में PTI से मुज़ाकरात समेत मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए और अब वज़ीर आज़म होंगे। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। इसके बाद क्या इंतखाबात के इम्कानात मौजूद हैं या ये मामला इसी तरह उलझा रहेगा? देखिए, इंतखाबात तो मुझे नहीं पता कब होते हैं कब नहीं होते। वो तो अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि शायद इंतखाबात ना हो पाएँ, लेकिन असल या वो कह रहे हैं कि मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन साथ वो इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं कैंडिडेट्स के, और अदालत फैसला दे चुकी है, 14 मई की तारीख दे चुकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है, मैं भी उसको देख रहा हूँ, तो उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने को दोबारा मौजू करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से तमाम मामलात ज़ेर गौर आए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के दी थी। ठीक है। इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है कि अगर इस रस्ते को ना अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। ये इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर ये तो नहीं था। अब देखते हैं बहरहाल अदालत क्या। अच्छा, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अदारे ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। एक दिन में इलेक्शन होने के मुकाबले में अखराजात का ज़्यादा होना हैरान कुन नहीं। इलेक्शन के लिए होने वाले अखराजात में सिक्योरिटी निज़ाम की नकलो हरकत शामिल है, पता है हमें। फेजेज़ में इलेक्शन करवाने से तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक हल्के में हारने वाली जमात दूसरे फेज में दूसरे हल्के में तशद्दुद अपना सकती है। अच्छा जी, सही हो गया। दूसरे फेज में नताइज पर असरअंदाज होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ फेज में इंतखाबात करवाने से शरपसंदों की जानिब से हमलों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 1970 और 77 के इंतखाबात फेजेज में करवाए गए थे। 70 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के नताइज का ऐलान पहले होने वाले से जीतने वाली जमातों में पहले जीत का समा था। 1977 के इंतखाबात में हारने वाली जमातों ने बाद के इंतखाबात का बाइकआउट करते हुए धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट फेजी में इंतखाबात का हुक्म देती है तो पंजाब के लिए 6 माह की मुद्दत दरकार होगी। टुकड़ों में इंतखाबात करवाने में 6 माह से ज़्यादा खर्चा भी लग सकता है। देखते हैं बहरहाल। वैसे मैं इलेक्शन कमीशन वाले मुझसे रब्ता करते, मैं इससे ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन को बना के दे देता। बहरहाल उन्होंने जवाब दिया अपना। अब देखते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरह करता। अच्छा बनाया जवाब, मैं मजान कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये इन नुक्तों को क्या सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर ऑर्डर करेगी उसका इंतज़ार हो रहा है। ठीक है, और उसी दौरान 2-3 बातें बड़ी है। देखें, मुल्क फंसा हुआ है, सबका मुल्क। मैं बार बार, और हर रोज़ जो ये जो एक गैर यकीनी की कैफियत है ना, उसकी वजह से हर रोज़ आपकी मईशत, कुछ नहीं पता हमें वो पैसे कब आएंगे, हमें कुछ नहीं पता कि वो जो गैप है IMF का वो कब फिल होगा, कैसे होगा, क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब शायद बाहर नहीं जा रहे, जो मेरी इतला है, और जो ये उम्रे पे आखिरी दिनों में, क्योंकि मुल्क की सियासत ऐसी है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि शायद वो यहीं रुकेंगे। एक दो बातें बड़ी अजीब सी हुई हैं। अजब सी क्या, वो कुछ यानी आप समझेंगे जो हमारा ये जो पूरा सिस्टम, पूरे निज़ाम की जो एक जो क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आप ये देखें कि कल 2 बातें हुई। अब इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हम जो खबरें, अब मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं, जो खबरें हैं सामने उनको देख के एक तज़िया कर सकते हैं। पहले तो ये हुआ कि कल शाम को जब इजलास हुआ कौमी असम्बली का, तो उसमें बहुत सख्त लबो लहजा था सबका। बिल्कुल सर। इतना सख्त लबो लहजा था कि वो अल्फाज हम दोहरा नहीं सकते जो अदालत के बारे में थे। यानी अदालतों के बारे में ये था कि मतलब ये कौन होते हैं, और बहुत बहुत सख्त जुमले, गिरफ्तार कर लो तक के जुमले इस्तेमाल हुए। तो मैंने कही तो बहुत ज़्यादा तलखी क्यों हो गई अचानक इस वक्त। खैर,
वो उसके बाद शाम को आज़म नज़ीर तारड़ साहब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, उन्होंने तो बिल्कुल ही वो एक नया पटाखा छोड़ा, पटाखा नहीं एक हकीकत सामने लाए। उन्होंने कहा कि दो जज साहिबान जो हैं वो मैं नहीं चाहता था, यानी मैं से मुराद आज़म नज़ीर तारड़ नहीं चाहते थे, वो रिज़ाइन कर गए थे। वो रिज़ाइन इसलिए कर गए हुए थे उन दिनों में कि वो पहले वो एक मसला हुआ था जो नारेबाजी हुई थी, लाहौर में फंक्शन हो रहा था। एक तो वहाँ पे बिलावल साहब ने तो फिर माजरत कर ली थी, लेकिन एक रियासत के बारे में कुछ नारे लगे थे रियासत के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर शख्सियत बैठी हुई थी। बहरहाल वो इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन अच्छे मुनासिब शख्स हैं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने इंकशाफ क्या किया, वो कहते हैं कि दो देश साहिबान को मैं नहीं लाना चाहता था, लेकिन और मैंने अपनी काबीना से भी और क़यादत से भी कहा कि इनको ना लेकर आएं, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि क़यादत जो है उन्होंने कहा कि मामलात हमारे तय हो गए हैं, या अंडरस्टैंडिंग हो गई है, या ऐसा कोई लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो हो गई है जनरल बाजवा से। तो जनरल बाजवा से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसकी वजह से वो दो नाम मैंने आ गए, वो जज बन गए। अब ये जो दो जज साहिबान हैं मोहतरम, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, ये आए हैं कोई मेरा ख्याल से 22 या 24 अक्टूबर को, 22 या 24 अक्टूबर, यानी ये उन दिनों में आए हैं दो जज साहिबान जिन दिनों में अगर आप पलट के देखें तो ये वो दिन है जब इमरान खान साहब का चल रहा है धरना, ये सॉरी लॉन्ग मार्च, या वो ऐलान कर चुके हैं या वो स्टार्ट हो गया है। 22 अक्टूबर के आसपास की तारीखें है ना, नवंबर में तैनाती होनी थी, तो उससे पहले आप एक महीना पहले चले जाएं जी। अच्छा, तो इस दौरान जो है यानी वो तल्ख माहौल है मुल्क में, और इमरान खान साहब रावलपिंडी उन्होंने आना है लाहौर से, जिसके रास्ते में उन पर हमला हुआ, कातलाना हमला। अच्छा, इन दिनों में जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, एक तलखी है, बाजवा साहब मौजूद हैं अपनी जगह, और बाजवा साहब जो हैं वही कह रहे हैं कि इन दो जज साहिबान को बकौल आज़म नज़ीर तारड़ साहब के उनको लाया जाए। अब जो है वो ये कहते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि मैंने अपनी क़यादत से रब्ता किया, क़यादत ने कहा कि ठीक है हमारे मामला तय हो गए हैं बाजवा साहब के साथ, वो ठीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा जी, अब बाजवा साहब की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, बाजवा साहब के ज़हन में क्या था? बाजवा साहब के ज़हन में तो एक ही चीज़ थी ना, और वो चीज़ थी जिस पे वो एक ही वक्त में इमरान खान साहब को भी वो ला चुके थे उस पेज पे, और हुकूमत को भी ला चुके थे, और वो ये थी कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन। जी ठीक है ना, इमरान खान भी कह रहे थे कि एक्सटेंशन बाजवा साहब को दे दी जाए 6 महीने की, बाजवा साहब खुद भी चाहते थे कि मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए। बाजवा साहब ने तो कहीं जाके यानी इसके बहुत आगे पीछे कहीं वो ऐलान हुआ था कि वो आखिरी दौरा हुआ, मेरे ख्याल से 19 तारीख को शायद ऐलान हुआ था कि आखिरी उनका जो विजिट है मुख्तलिफ जगहों का वो हुआ है, और उसके बाद ये तो उसके उन्हीं दिनों में फिर ये कहीं जज भी अपॉइंट हो रहे हैं। आइसफियर का आया था कि बाजवा साहब मुख्तलिफ जगहों पर दौरे कर रहे हैं, फिर अचानक आया था कि ये उनका आखिरी दौरा है, इस तरह करके हुआ था। तो बाजवा साहब उन दिनों में बाजवा साहब बकौल आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जज अपॉइंट करवा रहे थे, और ये कह रहे थे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क़यादत की कह रही थी उनसे। यानी एक्सटेंशन के मामले पे इमरान खान साहब भी और हुकूमत भी तैयार थी बाजवा साहब की, एक्सटेंशन के अलावा तो कोई और चीज़ नहीं थी ना ऐसी, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। और अच्छा, एक तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, उसका नतीजा ये निकला कि आज जो हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान बार कौंसिल और मैं कुछ उनके ज़िम्मेदारान से मिला, तो वो इंतहाई मायूस थे इस बात पे कि आज़म इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी बात कह चुके थे इशारों करायों में कि हाँ जी वो दो जज जो हैं वो मुझे नहीं लाने चाहिए थे, और ये वो सारे करके उतना, लेकिन हमें नहीं लाने चाहिए, लेकिन इन्होंने तो खुल के नाम दे दिया। और अब वो मामलात क़यादत से क्या तय हुए थे? क़यादत से यही तय हुए थे जो मैं बार बार प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये पूरा सेटअप जब आया था मार्च में जी, तो बाजवा साहब को ये यकीन दहानी, मैं यहां पर कोई शख्स आके इस बात को डिनाई कर दे, काश कोई शख्स आके हुकूमत का डिनाई कर दे, काश इस बात पे कोई पैमरा एक्शन ले ले, ये मेरे सामने
इनके वुज़रा और इनके अरकान बैठ के बात हो, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में यहीं तो पीछे तो सारा ये आसपास होता रहा मामला। और उस वक्त ये था कि इन्होंने कहा कि बाजवा साहब को हमने एक्सटेंशन देनी है, बाजवा साहब हमें ला रहे हैं। और बाजवा साहब के साथ राब्ता फजलुर रहमान साहब बता चुके हैं कि बाजवा साहब के साथ राब्ता तो 2019 या 20 से है जी। अब यहां पर ये मामला है कि वो, और बीच में वो चूंकि दरमियान में फिर कोविड आ गया, चीजें ऊपर नीचे हो गई, आगे पीछे हो गई। तो अच्छा, अब ये यहां पे जरा हम रुकते हैं और फिर एक और खबर पे जाते हैं। यानी कल जब आए रात को राना सनाउल्लाह साहब आए तो उन्होंने भी कहा किसी सूरत हम बातचीत नहीं करेंगे और जो है वो आगे हम जो है देखा जाएगा। और ये वो तो रवायती अंदाज में राना सनाउल्लाह साहब इसी तरह बात करते हैं। लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जब ये बात की तो वो उस बात के बाद जो है वो, और उससे पहले बड़ी तकरीरें हुई। फिर ये हुआ कि लेट नाइट ये खबर जो है हमारे सामने आई। सबसे पहले मेरे ख्याल से हसनात मलिक साहब बड़े एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये खबर आई कि जी चैम्बर में चीफ जस्टिस के चैम्बर में आला अस्करी शख्सियात की मुलाकात हुई है 3 जज साहिबान से। और उन आला शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है और वो मुलाकात 1 घंटे या 2 घंटे मुख्तलिफ, फिर इसके बारे में बातें चलती रही कि ये कितनी देर जारी रही। उसके बाद सहरी के बाद से फिर ये हुआ, बल्कि उससे पहले से ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि क्या मुलाकात हुई थी, क्या था, क्यों था, क्योंकि खबर ही। अच्छा, अब आप चले जाएं, अब आप गौर करें कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। ये मीटिंग हुई है कल दोपहर को। उस मीटिंग की इंपॉर्टेंट बात 2-3 बातें हैं। पहली तो मीटिंग ये है कि पहली इंपॉर्टेंट बात हुई चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। ये मुलाकात और 1000 जगहों पे हो सकती थी। बिल्कुल ठीक है ना। और मतलब बहुत सारी जगहों पे हो सकती थी, चैम्बर में हुई और 3 जज साहिबान थे। लेकिन इस मीटिंग में जो आला अस्करी शख्सियत थी, लेकिन इस मीटिंग में एक और शख्सियत की मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी थे। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उस तमाम मीटिंग का उन्होंने अहवाल सुना है, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, उनके साथ 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी हैं, सीनियर जजेस, और अस्करी हुकाम भी हैं, और अटॉर्नी जनरल भी बैठे हैं। वो अटॉर्नी जनरल जिन्होंने जाके वापस फौरी तौर पे वजीर आजम को, आजम नज़ीर तारड़ साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, सबको बताने के क्या हुआ इस मीटिंग में, हमारे खिलाफ कोई पुट्ठा काम तो नहीं इस्टेब्लिशमेंट डालने लगी, तो वो वहां मौजूद हैं। अब ये इजलास हो रहा है दोपहर को, खबर रात को लीक हुई है, दोपहर को ये सामने आई है। ये मुलाकात हुई है दोपहर को। उसके बाद कौमी असेंबली में वो तकारीर हुई है जो सख्त तकारीर थी, और फिर रात को आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बात की, और सुबह जो है वो ये हुआ कि 10 साल का ऑडिट करवाया जाए अदालतों का, और उसके बाद जो है वो उसके बाद एक खामोशी सी छा गई। और उसके बाद शाम को फिर काबीना का इजलास हुआ। फिर काबीना में वो वजीर आजम साहब ने बताया कि 1 साल हमने बड़ी मेहनत की, शबाना रोज वो लफ्ज़ था, माजरत उस दिन मैं रोज कहना, शबाना रोज मेहनत की, ये मैं माजरत में रोज उस दिन ये था, मैं सोच रहा था कौन सा लफ्ज़ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, शबाना रोज पहले नहीं कहते थे, ये भी रिसेंट है, बताया किसी ने। तो अब मसला ये है कि वो शबाना रोज इस काबीना ने मेहनत की, और उसके नतीजे में मुल्क की मईशत शबाना रोज तरक्की करते करते मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर जो आप समझें कि जो सुकून है वो भी शबाना रोज, अवामी मसाइल, मईशत, सिक्योरिटी और महंगाई, ये सारे शबाना रोज 85 लोगों ने शबाना रोज चूंकि काम किया, उसके नतीजे में ये शबाना रोज तरक्की मुल्क कर गया। अब मसला ये है कि ये अच्छा ये तो हो गया ना, उन्होंने बात की। फिर बीच में इख्तलाफात की खबर आई कि मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, मौलाना साहब का स्टांस सख्त रहा है, वो पीडीएम के सरबराह भी हैं, ये हुकूमत पीडीएम की है, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है, ये सब ट्रक की बत्तियां। असल जो बात कंसर्न की है वो ये है कि अस्करी शख्सियात की मुलाकात, अगर अस्करी शख्सियात की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं तो उसके बाद तो फिर
बड़ी बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी ना कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, उधर से भी खबरें बाहर आती, आगे पीछे कॉन्फिडेंट बैठे होते जी, ये हो गया फलां हो गया, उसके बाद फिर वो माहौल नहीं बनता। बताओ तारड़ साहब बैठे होते, राना सनाला बैठे होते, खत्म जी, भूल जाओ ये वो। उसके बाद ये नहीं होता कि नहीं मानेंगे, उसके बाद ये नहीं होता यौम सियाह मनाएंगे, उसके बाद वो तो दोपहर की मीटिंग की खबर जो है, उसके बाद असेंबली का इजलास, उसमें इतनी तल्ख कलामी, फिर उसके बाद ऑडिट कराना है हमने जजों का, फिर उसके बाद हमने जो है वो ये करना है। तो अब शाम को ये रिपोर्ट आई है, तो अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब अब आप ये सोच रहे हैं कि एक मिनट, वो मीटिंग दोपहर को हुई है तो उसके बाद हुकूमत का लबो लहजा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल थे ना वहां, अगर तो अस्करी शख्सियात होती तो हम सोच सकते थे कि पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं जो भी कुछ हुआ वहां पे, वो हुकूमत, इसलिए हुकूमत के लबो लहजे से पता चल रहा है क्योंकि हुकूमत को जाके बताया है अटॉर्नी जनरल ने कि ये हुआ है। उस मीटिंग में उनको बिठाया हुआ था, वो मौजूद थे वहां पे, उनको भी दावत दी हुई थी। तो अब फैसले का इंतजार हो रहा है। और वहां पर जो है वो देखें, मैं इस बात को बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, एक तो ये कि एक्सटेंशन की बात पे आए थे, ये तो बात क्लियर हो गई, ये इसी पे मार्च के अंदर या जब भी अप्रैल में सारा हुआ था सिलसिला। लेकिन दूसरी बात यह है कि मसाइल बहुत ज़्यादा थे, और शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा कि हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि माशी सूरत कितनी बिगड़ी हुई है। बिल्कुल मैं इस बात को समझ सकता हूं कि, लेकिन इशू जो है वो ये है कि इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे खुशी है कि 1 साल बाद भी हम सारे इकट्ठे बैठे हैं। हालांकि लोग तो कह रहे थे कि हम पहले ही दिन जुदा जुदा हो जाएंगे। जुदा जुदा पहले दिन अगर आप हो जाते तो बैठे आज कैसे होते? एक वोट पे तो हुकूमत खड़ी है। देखिए ना, मसला ये है कि इनमें से कोई एक भी इधर निकल जाए उठ के तो ये धड़म। तो इसलिए ये कोई मोहब्बत का वो नहीं है कि इजहार मोहब्बत हो रहा है। इजहार मोहब्बत तो है ना कि जो है 2/3 मेजोरिटी से भी ऊपर हैं आपके वोट्स, और 4-5 चले जाएं आपके, निकलो जाओ भाई यहां तो हर बंदे को आपको सुबह शाम जाके संभालना पड़ रहा है कि कोई इधर ना फिसल जाए, कोई उधर ना फिसल जाए, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही ऐसे बना। जो मैं शहबाज शरीफ साहब के से जो इनसे जब ये हो रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सारा वहीं पर मौजूद था। मैं पार्लियामेंट में कम जाता हूं, लेकिन उस दिन मौजूद था, तारीखी दिन था। उस दिन भी अनइजीनेस थी कि ये कैसे, ये अच्छा ये कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ये भी 10 साल मंसूबा था ना। अगर इमरान खान साहब को ये कहते हैं ना, और हमें भी पता है कि इमरान खान साहब के क्या जहन में था। इमरान खान के जहन में ये था कि ये आर्मी चीफ होंगे, ये रिटायरमेंट तब होगी, वो होगा। और आखिरी दिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी दिन था, और बड़ा अजीब व गरीब मामला था कि वो उस दिन जब मीडिया के कुछ लोग तो रात में उनके साथ थे, लेकिन जो पहले एक इज्तिमा, तो पहले भी उनसे एक ही सवाल सब करते रहे कि जी आर्मी चीफ आपने किसको लगाना है, आर्मी चीफ आपने किसको लगाना है, फैज साहब के बाद एक ही सवाल होता रहा मुसलसल। बहुत सी शख्सियात थी मीडिया की, और वहाँ पे हमारे भाई दोस्त इंतहाई प्यारे अरशद शरीफ साहब भी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मतलब ये है कि अच्छा वो इसी सवाल पे सब अटके हुए थे। अयाज अमीर साहब ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, फिर उसके बाद मीर हामिद मीर साहब भी थे, उसके बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सारे किस मतलब सब घूम फिर कर उसी एक दूसरे से पूछते फिर रहे थे। ये नहीं कि सबने एक ही सवाल किया, लेकिन सबके ज़हनों में एक ही सवाल था कि भाई क्या इशू क्यों खराब हो गया आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ। 12 अब इनका ठीक हो गया, लेकिन वो मसला जो था वो सारा का सारा बाजवा साहब, अब उधर भी बाजवा साहब हैं, इधर भी बाजवा, अदालत में भी बाजवा साहब हैं, मार्च क्यों हो रहा था वो भी बाजवा साहब हैं, इमरान खान साहब मार्च क्यों कर रहे थे ये भी अल्लाह जानता है। क्या हुआ कि अब इशू ही है सारा कि वो स्टैब्लिशमेंट तो चली गई है। मतलब मेरे जहन में मैं जिस बात पर सोच रहा हूं कि वो तो स्टैब्लिशमेंट नहीं है। जो जज साहिबान का जिन्होंने फोन किया, दबाव डाला, और अजीबो गरीब सी बात है, मतलब दो इनके उस वक्त ये बात हो रही थी, पीटीआई के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी इस तरह से हमारा फार्मूला तय हो रहा है कि दो इनके मैं कहा यार किस तरह से आप लोग क्या ये किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं अदालतों के अंदर, क्या किस तरह से हो रहा है। तो वो जो है वो उधर दो उनके ऐसे करके वो अब क्या हुआ अल्लाह जानता है। हमारी अदालतें हैं बड़ी, बाद में देख के तो हमें तो बड़ी अजीब सा महसूस हो रहा है ना। तो अब उसमें यह है कि वो कल क्या बात हुई हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि खामोशी सी छाई।
मईशत का मसला बहुत पेचीदा है। मईशत का मसला जो इसाक डार साहब बात कर रहे हैं, मतलब डार साहब ने खुद तो नहीं, जाहिर है एक आध तो उनकी बात ऐसी गई कि उन्होंने कोशिश की कि वो आईएमएफ को जरा दबाएं और ये और वो, लेकिन वो आईएमएफ फिर उनके वो भी वज़ीर जो है आज़म वो नहीं साहब कन्विंस कहते कर हैं कि हम सके। मजबूर हैं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, वो हमारे नहीं हाथ कन्विंस कर। जकड़े हुए देखिए हैं। आप देखिए ना, रिफॉर्म्स कैसे करेंगे मुझे बताएं ना, कैसे ये आपका जो मौजूदा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, कुछ सियासतदानों की बात नहीं हो रही है ना पार्लियामेंट की। आप मुझे बताएं कि ये कैसे ये रिफॉर्म्स आप लोगों को 300 रुपए तक पेट्रोल आप ले जाएंगे या भी ले, और कीमतें बढ़ेंगी ठीक है, जा चुके हैं। कहाँ 282 या जो भी, मुझे बताएं कि आप कैसे लोगों से कहेंगे कि ये आप यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, लोगों किसी ने घर में सक्शन पंप लगाया उसको पकड़ के आप ले जाते हैं। यहाँ पर मुझे बताएं कि वो ये जो बिजली की कीमतों बॉटल, में इजाफा हुआ है बिजली डॉक्टर नहीं, साहब। आप नलके से पानी नहीं पी सकते लोग, वो जो पानी को आप उबालें, वो गंदे पानी को आप कैसे उबालें, पता उसमें तो वो तो और पक के सूप बन जाएगा। पहले तो होता था पानी को आप बॉयल करके पी लेते थे लोग ठंडा करके, अब तो वो बॉटल वाटर पिए। मैंने नलके से पानी निकाल के रखा कि इसको उबालूं तो वो सूप बन गया, वो पता नहीं सूप टाइप चीज थी, वो अजीब गरीब थी। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई इसमें, तो मतलब इसको तो साफ हो जाना चाहिए था पानी को, पानी वो सूप बन गया। यानी गदला पानी सूप है, उसको आप किसी को पिला दें कि यार ये कोई नाम लगा दें अच्छे से, चाइनीज सूप या इटालियन सूप, सामने वाला पी जाएगा, कहेगा ओह, उसको पता भी, वो कहेगा ये बड़ा डिफरेंस टेस्ट है, पिला दो। इशू ये है सारा कि वो तो ये अब क्या फैसला आता है क्या नहीं आता सामने, उसका इंतजार है, लेकिन कितना कुछ पेचीदा हो गया। ठीक है, मतलब इसके मतलब मैं इस पे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन बड़ी अजीबो गरीब बात है कि हमारी अदालती निज़ाम, हमारा पार्लिमानी निज़ाम, हमारा कानूनी सिस्टम, आईनी सिस्टम क्या है, कहां जाके हम लोग खड़े हो गए हैं। क्लैरिटी नहीं और है डॉक्टर साहब। नहीं, क्लैरिटी तो है, मगर ये क्या क्या चीजें खुल के सामने आ रही है, कैसे ये कैसे हो सकता है, मतलब सोचते हैं ना कि यार कैसे हो सकता है भाई ये, लेकिन ऐसे हुआ है और हो रहा है, अभी तक हो रहा है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। अब देखते हैं फैसला क्या आता है, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करवाती है, लेकिन जो कुछ हो गया पीछे, वो बातें तो तारीख का हिस्सा बनी हुई है ना, उनको आप जहां भी आगे जाएंगे तो वो पीछे पीछे सारे मामला चलते डॉक्टर रहेंगे। साहब, आज जो इजलास हुआ है हुकूमती इत्तेहाद का, उसमें जो शुरका मौजूद थे वहां पे उन्होंने मुल्की माशी हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं, किया वो है। तो सब इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रहे हैं ना इस वक्त, मतलब किसी से कहें ना अपनी सीट छोड़ के चले जाएं, तो नहीं, वो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इश्यूज बहुत हैं, और ये बहुत तकलीफ दे बात है कि अदालतों में अभी तक तो ये था कि आपस के इख्तलाफात हैं, फिर पता चल रहा है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा जज ले आओ, मुल्की सलामती का मसला, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, गारंटी दी, कौन सी टेंशन थी, क्या थी, अब वो कोई पूछे क्यादत से क्या करे, मतलब ये कि, और मूड अच्छा नहीं था सबका ही हुकूमत की साइड पे। तो ये पता नहीं, अब जो भी फैसला आता है, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला बस मुल्क को इन बहरानों से निकाले और सबको अपनी पनाह में रखे। वापस आता हूँ मुल्क की सियासत में, भी है टाइम थोड़ा सा हमारे पास। जी, थोड़ा सा है हमारे पास। अच्छा, मैं देखें, पहली बात, हमास का डेलीगेशन पहुंच गया सऊदी अरेबिया, रियाद, और हमास, ठीक है, इस्माइल हानिया, और ये पोलिट ब्यूरो के सरबरा, वो हमास जो कि 1987 में बनी थी, पहली इंतिफादा शुरू हुई थी जब वहां पर गजा के करीब जो उनका एक कैंप था, उस कैंप में जो है वो बहुत कत्ल गारत हो रही थी वहां पे 87 में। लेकिन वहां पर एक पैलेस्टीनियन कैंप है गजा के अंदर, वहां से 3-4 लोग निकले तो उनको मार दिया। ये बिल्कुल इजरायली बॉर्डर के पास है, मार दिया, एक गाड़ी के नीचे कुचले गए, और उसके बाद वो वहां पे हंगामे शुरू हो गए। उन हंगामों, जो पहली इंतिफादा थी, वो पहली इंतिफादा के दौरान शेख अहमद यासीन जो थे, उन्होंने डॉक्टर रंदीसी के साथ मिलके ये हमास बनाई थी। अच्छा, शेख अहमद यासीन जो हैं वो नाबीना भी थे, और शेख अहमद यासीन जो है वो क्वाड्रिप्लेजिक थे, यानी 12 साल की उम्र में ऐसा था कि वो इनसे उस ज़माने में 2001 में चैनल वैनल आ गए थे, तो हमें अंदाज़ा है, कवर किया हुआ सारा, मुलाकात इनसे नहीं हुई। ठीक। लेकिन ये हुआ कि ये इनके बारे में जब मैं गया और मिला वहाँ पे लोगों से, तो पता ही चला कि 12 साल की उम्र में ये अपने दोस्त के साथ कुश्ती कर रहे थे, छोटे से, और इनको धक्का दिया इनके दोस्त ने, तो इनकी यहाँ से रीढ़ की हड्डी जो है वो मुतासिर हुई, ये क्वाड्रिप्लेजिक हो गए, यानी हाथ पैर टांगें तमाम जिस्म। और 12 साल से लेके फिर
अपनी शहादत तक, जो कि 2004 में हुई, अपाची हेलीकॉप्टर ने हेलफायर से इनको, ये सुबह निकलते थे और 300 फुट के घर के करीब ही इनके वो मस्जिद थी, तो जाते थे तो इनके साथ लोग हिट हुए और 10-12 लोग वहाँ पे मारे गए, शहीद हो गए। तो ये जो है शेख अहमद यासीन ने बनाई हमास। अच्छा, हमास बनाई, और हमास बनाने के बाद जो है वो इनके साथ जो थे वो डॉक्टर नंदीसी थे, तो वो इजिप्ट से थे, वो यानी गजा से थे, इजिप्ट चले गए थे, पढ़ के वापस आए, उन्होंने भी साथ बनाई। तो ये 2004 में मार्च में मेरे ख्याल से इनको हिट किया इसराइल ने, और 1 महीने बाद ही इनके जो जानशीन थे, जो इनके को फाउंडर थे हमास को, उनको भी शहीद कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि हमास की पूरी जो क्यादत है वो क्यादत अंडरग्राउंड हो गई, और फिर उसके बाद एक बड़ा एक यानी आप सोचेंगे मुजाहरे और किलिंग्स और ये और सारा ये 2006 तक चलता रहा। 2006 में इलेक्शंस जब हुए तो हमास जीत गई। हमास जीती तो झगड़ा हुआ महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास जो थे वो सदर थे, ये वजीर आजम इलेक्ट हो गए, इस्माइल हानिया। तो उसके बाद ही हुआ कि वो इन्होंने निकाल दिया। तो इस तरह से हुआ कि आपस में झगड़ा हुआ और एक बन गई गजा में हमास और यहाँ पे पैलेस्टीन अथॉरिटी। दोनों रियाद पहुंच गए, दोनों रियाद में हैं। इनकी अल्जीरिया में मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। उनके साथ खालिद मिशाल भी हैं। खालिद मिशाल वो हैं जो कि जो शेख अहमद यासीन के बहुत करीब थे। खालिद मिशाल और इस्माइल हानिया वजीर आजम थे, लेकिन पोलिट ब्यूरो जो सियासी पोलिट ब्यूरो है उससे उसके सरबराह थे। और खालिद मिशाल जो है, इनको पॉइजन कर दिया गया था एक दौर में। ये उर्दन में इनको जहर दे दिया गया था, और जहर बड़ा अजीब, वो मोसाद के एजेंट आए थे, पास से गुजरे, वॉक कर रहे थे, इनके कान में ड्रॉप डाला, छोटा सा, कान के ड्रॉप के अंदर पॉइजन था, और वो ड्रॉप, ये कोमा में गए, उनको पकड़ लिया, वो जो मोसाद के बंदे थे इनके गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसके बाद शाह हुसैन जो हैं, जो मरहूम, उन्होंने नेतन्याहू भी, उस वक्त भी नेतन्याहू था, नेतन्याहू से कहा कि एंटीडोट दो। ये कोमा में चले गए थे खालिद मिशाल। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इसको इनका एंटीडोट दें। तो एंटीडोट नहीं दे रहे थे, तो उसके बाद बिल क्लिंटन को इंटरवीन करना पड़ा दरमियान में, और एंटीडोट मिला, वो भी रियाद में है। ठीक है। अच्छा, ये आप समझ लें। और इनके किसी भी वक्त आपस में हमास और हिजबुल्लाह, हमास, हिजबुल्लाह और फलस्तीनी अथॉरिटी, ये इनका इत्तेहाद होने जा रहा है। और ये वो टॉक्स जो चली थी ईरान और सऊदी अरब, अब आप तसव्वुर करें कि इसराइल में क्या सूरत हाल है। हिजबुल्लाह हमास, और हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी, और दरमियान में फलस्तीनी। अच्छा, ये तो हो रहा है ना मामला, फलस्तीनी आपस में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ धड़े बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह हमास की मुलाकात पहले ही हो चुकी है पिछले दिनों साल। इसराइल और फलस्तीनी मसला हल करने के लिए कौन कूद पड़ा है बीच में? चाइना। सही। चाइना ये कह रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के बाद हम फलस्तीनी और इसराइली मसले को खत्म करेंगे। सही। इनका तनाज़ा खत्म करेंगे। और वो क्या है उनका फॉर्मूला? 2 नेशन थी, 2 जो हमारी भी है। ठीक है। अब आप मुझे तसव्वुर करें कि क्या इस वक्त दुनिया का कोई एक शख्स, कोई एक रहनुमा, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट बाइडेन, जी बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करती है ना कभी कभी, क्या कोई नो कह सकता है शी जिनपिंग को? नो। अभी एक सवाल एक सवाल, हाँ, सब ब्रेक एक ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये अच्छा सुलह हो रही है सबकी सऊदी अरेबिया में। शाह सुलेमान को बुला लिए, दावत दी है। शाह सुलेमान तो शायद ना जाएं, 87 साल उनकी उम्र है और जाहिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, वो शायद ना जाएं, लेकिन MBS तो जा सकते हैं। ईरान के दौरे की बात करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। इनकलाब के बाद कोई नहीं आया, मैं सिर्फ भी बताऊं तो इनकलाब ईरान के बाद किसी ने दौरा नहीं किया सऊदी अरेबिया से। शाह अब्दुल्ला भी जब गए थे तो वली हद थे उस वक्त, ठीक है, और खातमी आए थे जद्दा। खातमी ने मुलाकात की थी 97 में आके, उस वक्त थे शाह फहद, उनसे मुलाकात की थी। तो ये पहला दौरा होगा इनकलाब के बाद किसी सऊदी फरमारा हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप इनकलाब ईरान के बाद पहला दौरा होगा सऊदी अरब का। ये बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं ना पूरी दुनिया की, ये वो बराह रास्त मामला है कि सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। हमारा पड़ोस, हमारे ब्रदर ममालिक हैं सारे, चाइना, इंडिया के क्या मामला हैं, सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान की बतौर रियासत
हम जितने दिन गुजार रहे हैं ये असल में हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बतौर कौम हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना, ठीक है। मतलब हम बहुत से मामलों में पीछे हैं और मैं वही बात कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा शायद दौड़ लगानी पड़ेगी आगे जाके, तो फिर कहीं हम कहीं साथ चल पाएंगे अक़वाम आलम के, तो हम पीछे रह गए। अदम इस्तेकाम है मुल्क में, पॉलिटिकल प्लेयर्स, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, किसने कहाँ खड़े होना है, अवाम ने कहाँ, मतलब ये सारे इश्यूज हैं जिनको तय करना है और तेजी के साथ तय करना है। अच्छा, अब आप देखें कि क्या हुआ है। जैसे ही ये हमास और ये डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है, हमास और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी पहुंचे हैं, वो भी उम्रा करेंगे वो, और ये भी ज़ाहिर है कि जो डेलीगेशन आया हमास का ये भी उम्रा करेगा, और ये मुलाकातें भी इनकी हो रही हैं, और एक एग्रीमेंट वगैरह इनका साइन हो जाएगा आपस में, और कुछ भी नहीं, वो कब इलेक्शन होने हैं, कैसे होना है, वो सारा हो जाएगा सारा। लेकिन जो दूसरा इशू है वो ये है कि इसराइल में जो है, अब मुझे समझ बहुत दफ़ा मैं इसको गौर करता हूँ, इसराइल ने किसको इन्वाइट किया इस दौरान? इसराइल ने इन्वाइट कर लिया शाह ईरान के साहबजादे को, ठीक है, रजा पहलवी। अब रजा पहलवी जो है वो पहुंचे हैं इसराइल में, और उन्होंने पहुंचने के बाद जो है वो ये कहा है, पहले तो उन्होंने कहा है कि मैं एक यहाँ पे इनकलाब लाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इनकलाब लाऊंगा, और मैं उन्होंने ये जो बयान है उनका बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म का बयान है, और वो ये कहते हैं कि उनको वो वहाँ पे इंटेलिजेंस मिनिस्टर के जो हैं वो जो इसराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उनके वो ख़ास तौर पे ये बाकायदा जो 19 स्लाइड है, इसराइली इंटेलिजेंस मिनिस्टर टू होस्ट, उनके वो साहबजादे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। और उसके बाद जो मतलब ये मेरी समझ में नहीं बात आई। लेकिन जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, इनका ट्वीट बड़े अजीबो गरीब हैं रजा पहलवी के। रजा पहलवी जो हैं वो अपना ट्वीट कर रहे हैं, सो सेड साइरस द किंग ऑफ पर्शिया, वो साइरस आजम का जिक्र, ऑल द किंगडम्स ऑफ द लॉर्ड God of heavens delivered to me, and he commanded me to build him a house in Jerusalem which is in Judea. Hebrew Bible। अच्छा, 2500 साल पहले साइरस द ग्रेट ने यहूदी कौम को आज़ाद करवाया था गुलामी से, और उनका जो वो था जी, नहीं ये टेम्पल, थर्ड टेम्पल उनको उस वक्त जो उनका टेम्पल था वो बनाया था दूसरा यरूशलेम में। It is profound that I visit the western wall of that temple and pray for the day। ओ भाई, आप मस्जिद अक्सा जाते? ये अजीब व गरीब किस्म का इन्होंने ट्वीट किया। तस्वीर नीचे देखें, ये भी और इनकी जो अहलियां हैं यास्मीन, वो भी खड़ी, दोनों उसमें रो रहे हैं खड़े हुए, और हम यहाँ पर आके और ईरान और इसराइल के साथ मिलके, ये क्या है भाई? ये अजीब व गरीब, ये शाह ईरान के साथ आते हैं। हाँ, फिर उसके बाद कह रहे हैं ट्रैवलिंग टू इजराइल टू डिलीवर अ मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप, और ये दूसरा ट्वीट था इनका। फिर तीसरे में ये मुलाकात कर रहे हैं वहाँ के सदर से, इशू नहीं। लेकिन ये जो ट्वीट है ना, मतलब वो तो चले दौरा, ये जो दीवार उस पर कह रहे हैं कि ओह साइरस ने छुड़ाया था, अब हम छुड़ाएंगे, ये और टेम्पल बनाया था, मतलब ये कुछ मेरी तो समझ से बाहर है। ये इसलिए यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर एक और बड़ी जबरदस्त सेनेटर हैं लिंडसे ग्रैहम। लिंडसे ग्रैहम जो डीप स्टेट, जो मैं अक्सर कहता हूँ खास अमेरिका के, ये ट्रंप के बड़े करीब थे। जब ट्रंप के बड़े करीब थे तो इन्होंने, आपको पता है ना ट्रंप किस तरह बात करता था पाकिस्तान के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, यूरोप के बारे में। तो उस वक्त जो है ये चढ़िए भी चढ़े हुए थे उसी, वो कहते हैं ना कि 18वीं मंजिल पे। तो उस जमाने में ये 2018 में जो 13वीं स्लाइड है, इन्होंने बयान दिया कि ग्राम सेज के सऊदी क्राउन प्रिंस हैज टू गो पुशिंग हार्डर लाइन देन ट्रंप। ट्रंप भी हार्डर लाइन थे, और ये इन्होंने ज्यादा जो है वो सख्त बयान दिए। सीबीएस न्यूज 13वीं स्लाइड। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ब्लूमबर्ग में ग्राम कॉल सऊदी प्रिंस अनस्टेबल एंड सी सैंक्शंस अहेड, पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो अब क्या हुआ? अब अचानक ये हुआ कि ये पहुंचे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं। और अरब न्यूज ने क्या है आज बड़ी सी खबर क्या लगाई है, यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम, 15वीं स्लाइड, यू टर्न्स ऑन सऊदी अरेबिया, प्रेजेस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर विजिट टू किंगडम। यू टर्न लेके तारीफें कर रहे हैं मौसूफ कि कितना अच्छा है सऊदी अरेबिया, कितने अच्छे लोग हैं। और फिर अरब न्यूज को लोगों ने तो ऐसी झाड़ू फेर दिया इन पर, क्या कर रहे हो भाई, तो 2 साल पहले तो गालियां दे रहे थे। तो आगे से अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया कि आई रिजर्व द राइट टू चेंज कोर्स, लिंडसे ग्राहम टेल्स अल अरबिया ड्यूरिंग लैंडमार्क सऊदी विजिट। ये इनको ऐसा, लिंडसे ग्राहम को तो कहते हैं ना
कहते हैं शहबाज में लकीरें खिंचवा दी सऊदी अरेबिया ने इनकी लिंडसे ग्राहम की, तो देखो तबीयत साफ कर दी, ठीक है। और साथ ही जो वहाँ पे ये मूवमेंट्स हो रही हैं ना इसराइल, अब ये अगर टॉक्स हो जाती हैं, अब देखें कितनी खूबसूरत पॉलिसी है, टर्की, सऊदी अरेबिया। अच्छा, शहजादा फरहान बिन फैसल सीरिया पहुंच गए, उन्होंने हर हाल में वो सीरिया आ जाएगा अरब लीग में। तो ये सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि इसमें इसराइल के, और साथ ही इब्राहिम रईसी ने आज जो बयान दिया है, चरान टाइम्स को कोट कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा हैफा एंड तल अवीव विल बी डिस्ट्रॉयड इफ इसराइल टेक्स स्लाइटेस्ट एक्ट अगेंस्ट ईरान। अब अगर हल्का सा भी कुछ किया तो हैफा और ये जो है ना, अब अल्लाह ना करे कि ऐसी कशीदगी आपस में मुल्कों में बढ़े और ये कहां जंगें हो रही। लेकिन आप ये देखें कि चाइना पीसफुल एग्रीमेंट्स करवा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स के साथ आ रहा है, पीसफुल एग्रीमेंट्स। वो डिवाइड एंड रूल बिल्कुल भी नहीं है कि इसके तुम इससे लड़ो, तुम इससे जंग छेड़ दो, तुम इसे गोलाबारी कर दो, तुम उसको मार दो। कह रहे हैं ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हम सुलह करवाते हैं, ये। और ये जो बैठे हुए हैं ये बीएलए वीएलए वाले सारे जो टीटीपी शीटीपी नाम डाल दिया ना उन्होंने चाइना ने, खत्म। अब आपका क्या इशू है? पाकिस्तान का इशू क्या है? इशू ये है कि आपने ये ए मेरे मौला की पै गया रौला, ये जो डाला हुआ है आपने सारा पॉलिटिक्स में और अदम इस्तेकाम, इसको खत्म करें। और ये क्या है? ये मैनमेड क्राइसिस है, इससे आप खत्म करके लोगों को आगे निकालें। सुकून, आपकी पॉलिसी कैसे होनी है, आपकी इकोनॉमी कैसे चलनी है, आपकी अदालतों ने कैसे चलना है, आपके सिस्टम ने कैसे चलना है, आपस में तो बैठने हमने बाहर। देखें, अल्लाह का शुक्र हम करें कि हम जैसे तैसे करके यहां तक पहुंच गए। अब यहां से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या इशू, या तो बैठ जाएं सारे, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। अब अदारों का झगड़ा बढ़ता जा रहा है, गालम इसको और आखिरी अशरे में जाके ईद से पहले ये थोड़ा सा कोई रिलीफ मिल जाता लोगों को, मतलब कोई ईद के बाद कोई अच्छी बात हमें सुना दें। लेकिन और ये हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ज्यादा देर चल नहीं सकता। मैंने कहा ना, खित्ते के वाकयात ऐसे हैं कि जिसमें अच्छा वहां पर हमारे भाई ऋषि सुनाक, उनकी तहकीकात शुरू हो गई, बरतानिया के वजीर आजम, उनकी एहलिया मोहतरमा जो है। अब मैं आपको ये बताऊं, ये एनडीटीवी को कोट कर रहा हूं, उनकी एहलिया मोहतरमा जो है ये बड़े आईटी कंपनी के जो है उनके शेयर्स हैं। एनडीटीवी क्या कह रहा है, 23वीं स्लाइड, उनकी जो एहलियां हैं उन्होंने 61 मिलियन डॉलर्स एक दिन में लूज करके, इन्फोसिस के अंदर शेयर्स हैं उनके। सही। और ये बीबीसी को मैं कोट कर रहा हूं कि उनकी डिक्लेरेशन जो थी, जो 22वीं स्लाइड है इंटरेस्ट की, वो उसके ऊपर उनकी तहकीकात हो रही है। लेकिन ये कितना पैसा एक दिन में लूज कर गई ये इनकी वाइफ। और जो है वो स्काई न्यूज कह रहा है कि ऋषि सुनाक वाइफ है शेयर्स इन द चाइल्ड केयर फर्म दैट बेनिफिट फ्रॉम बजट पॉलिसी जब आई थी तो उससे इनकी एहलिया ने फायदा उठाया था। तो तहकीकात शुरू हो गई है, उसको नुकसान हो गया बहुत बड़ा। लेकिन इसमें सिर्फ मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि हमें पाकिस्तान को, देखें ये सारे इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं, जंग खराब हो रही है यूक्रेन की, चाइना उस वक्त वो जंग खत्म करवाएगा जब मैक्रोन फार्मूला, अब आपको पता है ना, हॉलैंड, हंगरी, यहां पर भी इश्यूज खड़े हो रहे हैं, बेचैनी है, बरतानिया में हड़तालें हो रही हैं, यूरोप में हड़ताल, रिसेशन आ रहा है, इशू। इसको जितनी जल्दी हम खत्म करके अपने सियासी अदम इस्तेकाम को, इलेक्शंस होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या तरीकाकार है, सिक्योरिटी कैसे है, खजाने में कितने, बतौर कौम आगे निकली जितनी जल्दी, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है ना पिछले, और इसको या तो रखें यादों में और उससे सबक सीखें, या ये कि एक भयानक ख्वाब समझ के इसको भूल जाएं और एक नया शुरू करें दौर के भाई अब हम आगे अगली नस्लें, हमारे अगले बच्चे हमारे किस तरह के मुल्क में रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।